नमस्ते दोस्तों, आज के इस बेहद खास और गहरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सुरक्षित होंगे और अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हम सभी की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, और वह है हमारे रिश्ते और उन रिश्तों में मिलने वाले घाव या तकलीफें। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि हम अक्सर उन लोगों से ही क्यों चोट खाते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? या फिर ऐसा क्यों होता है कि एक रिश्ता जो बहुत ही खूबसूरती से शुरू हुआ था वह अचानक से एक घुटन भरी जगह में कैसे बदल जाता है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं और अगर आप भी सोचते हैं कि रिश्तों में सिर्फ आपको ही दर्द मिल रहा है, तो आज का यह पॉडकास्ट आपके लिए ही है। आज हम दक्षिण कोरिया के मशहूर मनोवैज्ञानिक और प्रोफेसर चोई क्वांग ह्यून की लिखी गई एक शानदार किताब पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है रिलेशनशिप साइकोलॉजी या रिश्तों का मनोविज्ञान। यह किताब सिर्फ यह नहीं बताती कि हम दुखी क्यों हैं, बल्कि यह हमें उन अदृश्य धागों को देखने की नज़र देती है जो हमारे बचपन, हमारे परिवार और हमारे अतीत से जुड़े हैं, और जो आज भी हमारे हर फैसले और हर रिश्ते को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस मनोवैज्ञानिक सफर की शुरुआत करते हैं और अपने अंदर छिपे उन रहस्यों को सुलझाते हैं जो हमें एक खुशहाल रिश्ता बनाने से रोकते हैं। किताब की शुरुआत में ही लेखक एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं कि कोई भी झगड़ा या विवाद अचानक से पैदा नहीं होता है। हमें लगता है कि आज सुबह जो टूथपेस्ट का ढक्कन खुला छोड़ने पर पति पत्नी के बीच भयंकर लड़ाई हुई, वह सिर्फ उस ढक्कन की वजह से थी। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह झगड़ा या वह दुख तो बहुत पहले से सुलग रहा था। वह एक ज्वालामुखी की तरह था जिसे फटने के लिए बस एक छोटे से बहाने की जरूरत थी। दरअसल इंसान कोई मशीन नहीं है जिसे आप जब चाहें पुर्जे निकालकर ठीक कर दें। इंसान अपने साथ अपने पूरे इतिहास को लेकर चलता है। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने कहा था कि इंसान का इतिहास उसके मानसिक ढांचे में गहराई से उकेरा हुआ होता है। अगर हम रिश्तों की बात करें तो सहयोग और जुड़ाव इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। जैसे भेड़िए अकेले शिकार नहीं करते बल्कि झुंड में करते हैं, और ओरका भेल भी अपने परिवार के साथ मिलकर बड़े से बड़े शिकार को मात दे देती है। वैसे ही इंसान भी सहयोग के बिना जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन यही सहयोग जब परिवार में गलत तरीके से काम करने लगता है तो यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी और दर्द का कारण बन जाता है। लेखक कहते हैं कि रिश्तों की समस्याओं को देखने के दो मुख्य नजरिए होते हैं। पहला है मनोविश्लेषण या साइकोएनालिसिस, जिसे सिगमंड फ्रायड और कार्ल जंग जैसे दिग्गजों ने विकसित किया था, और दूसरा है सिस्टम थ्योरी या प्रणाली का सिद्धांत। मनोविश्लेषण का मानना है कि हमारे आज के झगड़ों की जड़ हमारे अचेतन मन या अनकॉन्शियस माइंड में छिपी होती है, और इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा कॉम्प्लेक्स या मनोग्रंथि। फ्रायड कहते हैं कि अगर बचपन में हमें कोई गहरा मानसिक आघात लगा है या कोई जरूरत अधूरी रह गई है, तो वह हमारे अवचेतन में एक कॉम्प्लेक्स बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर एक पिता अपनी बेटी को प्यार नहीं देता या बहुत कठोर रहता है, तो वह लड़की बड़ी होकर अनजाने में ऐसे ही पुरुषों की तरफ आकर्षित हो सकती है जो उसके पिता की तरह ही कठोर या ठंडे स्वभाव के हों। इसे पिता से जुड़ा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वह लड़की बार बार उसी तरह के रिश्ते में बंधती है और बार बार उसी दर्द को महसूस करती है जो उसने बचपन में किया था, क्योंकि उसका अचेतन मन उस पुराने घाव को ठीक करने की कोशिश में उसी स्थिति को बार बार दोहरा रहा होता है। दूसरी तरफ सिस्टम थ्योरी का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। सिस्टम थ्योरी परिवार को एक लटकते हुए झूमर या मोबाइल टॉय की तरह मानती है। अगर आप झूमर के एक हिस्से को खींचेंगे तो
उसका असर बाकी सभी हिस्सों पर पड़ेगा। इस सिद्धांत के अनुसार एक इंसान की समस्या सिर्फ उसकी अपनी समस्या नहीं है, बल्कि वह पूरे परिवार के सिस्टम की गड़बड़ी का नतीजा है। मान लीजिए किसी परिवार में एक बच्चा अचानक से बहुत गुस्सा करने लगा है या डिप्रेशन में चला गया है, तो सिस्टम थ्योरी के हिसाब से वह बच्चा बीमार नहीं है, बल्कि वह परिवार के अंदर चल रहे तनाव को अपने ऊपर ले रहा है। हो सकता है कि उसके माता पिता के बीच बहुत झगड़े हो रहे हों और वह बच्चा अनजाने में अपने माता पिता का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बीमार पड़ रहा हो, ताकि माता पिता लड़ना छोड़कर उसकी देखभाल में लग जाएं। इसे परिवार का होमियोस्टेसिस या संतुलन बनाए रखने की कोशिश कहते हैं। और यहीं से एक बहुत ही अहम बात निकलकर सामने आती है, जिसे मुर्रे बोवेन ने सेल्फ डिफरेंशिएशन या आत्मविभेदीकरण का नाम दिया। बोवेन कहते हैं कि रिश्तों में हम कितने सफल होंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम भावनात्मक रूप से अपने परिवार और अपने माता पिता से कितने अलग हो पाए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लेना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी भावनाओं और अपनी बुद्धि के बीच कितना संतुलन रख पाते हैं। बोवेन कहते हैं कि अगर किसी इंसान का डिफरेंशिएशन लेवल 25 है, तो वह बहुत ही भावुक होगा। वह हर बात को दिल पर ले लेगा और दूसरों की छोटी सी बात पर भड़क जाएगा। उसे हमेशा दूसरों के प्यार और मंजूरी की जरूरत होगी। लेकिन अगर किसी का लेवल 70 है, तो वह शांत रहेगा। वह समझेगा कि सामने वाले का गुस्सा उसका अपना है और मुझे इससे प्रभावित नहीं होना है। जिन लोगों का यह लेवल कम होता है, वे अक्सर रिश्तों में बहुत ज्यादा चिपकने वाले या बहुत ज्यादा दूर भागने वाले बन जाते हैं। जब पति और पत्नी दोनों का डिफरेंशिएशन लेवल कम होता है, तो उनके बीच भयंकर झगड़े होते हैं, और जब यह झगड़ा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो वे अनजाने में किसी तीसरे इंसान को अपने बीच खींच लेते हैं, जिसे त्रिकोणीय रिश्ता या ट्रायंगुलेशन कहते हैं। अक्सर यह तीसरा इंसान उनका अपना बच्चा होता है। पति अपनी पत्नी का गुस्सा अपनी बेटी पर निकाल सकता है, या पत्नी अपने पति से नफरत करने की वजह से अपने बेटे को अपना सब कुछ मान सकती है और उसे पति की तरह ट्रीट करने लगती है। इससे उस बच्चे पर इतना मानसिक बोझ पड़ जाता है कि वह अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाता। इस त्रिकोणीय रिश्ते में ही एक और खतरनाक चीज जन्म लेती है, जिसे हम बलि का बकरा या स्केपगोट कहते हैं। हर उस परिवार में जहां बहुत ज्यादा तनाव और गड़बड़ी होती है, वहां अनजाने में किसी एक सदस्य को बलि का बकरा चुन लिया जाता है। यह वो इंसान होता है जिस पर परिवार की सारी नाकामियों और गुस्से का ठीकरा फोड़ा जाता है। रेने गिरार्ड कहते हैं कि जब किसी समूह या समाज में अंदरूनी कलह बहुत बढ़ जाती है, तो वे शांति बनाए रखने के लिए किसी एक कमजोर को चुनकर उसे सजा देते हैं। परिवारों में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। कभी कभी परिवार का सबसे संवेदनशील बच्चा या जो सबसे ज्यादा प्यार चाहता है, वही बलि का बकरा बन जाता है। माता पिता अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय कहते हैं कि हमारे परिवार में सब ठीक है, बस यह बच्चा ही समस्या है। अगर यह सुधर जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में वह बच्चा परिवार की बीमारी का सिर्फ एक लक्षण होता है, कारण नहीं। अगर हम इस बच्चे को परिवार से निकाल भी दें, तो परिवार जल्द ही किसी दूसरे इंसान को बलि का बकरा बना लेगा, क्योंकि असल समस्या तो परिवार के ढांचे में है। वर्जीनिया सैटिर, जो कि एक बहुत बड़ी फैमिली थेरेपिस्ट थीं, उन्होंने आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम को रिश्तों की बुनियाद बताया। सैटिर के अनुसार जिनका आत्मसम्मान कम होता है, वे अक्सर संवाद या कम्युनिकेशन में 4 तरह के गलत तरीके अपनाते हैं। पहला है खुश करने वाला, जो हमेशा अपनी गलती मानता है और सामने वाले की हर बात पर हाँ कहता है ताकि उसे प्यार मिल सके। दूसरा है दोष देने वाला, जो अपनी कमियों को छिपाने के लिए हमेशा दूसरों पर चिल्लाता है और हावी होने की कोशिश करता है। तीसरा है अतितार्किक, जो भावनाओं को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है
और हमेशा रोबोट की तरह सही गलत और नियमों की बात करता है। और चौथा है अप्रासंगिक, जो गंभीर बात होने पर भी मजाक करने लगता है या विषय बदल देता है क्योंकि वह तनाव को झेल नहीं सकता। सैटिर कहती हैं कि एक स्वस्थ रिश्ता वही है जहां इंसान खुद को, दूसरे को और स्थिति तीनों को सम्मान दे और खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करे, बिना डरे और बिना किसी को नीचा दिखाए। इसी कड़ी में एक और बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है जिसे कहते हैं विवाह के बिस्तर पर 6 लोग। क्या आपने कभी सोचा है कि जब 2 लोग शादी करते हैं तो वे सिर्फ 2 लोग नहीं होते बल्कि उनके साथ उनके माता पिता भी उस रिश्ते में शामिल होते हैं। अदृश्य रूप से हम अपने माता पिता के रिश्ते की छाया को अपनी शादी में ले आते हैं। कार्ल जंग इसे ही पीढ़ियों का आघात कहते हैं। अगर किसी के माता पिता के बीच सम्मान नहीं था या तलाक हो गया था तो वह इंसान अपने रिश्ते में भी उसी डर को लेकर आता है। इसे इमागो थेरेपी के जरिए बहुत अच्छे से समझाया गया है। हार्विल हेंड्रिक्स कहते हैं कि हम अक्सर उसी इंसान से प्यार करते हैं जिसमें हमें अपने माता पिता के दोनों गुण दिखाई देते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। हमारा अवचेतन मन ऐसे पार्टनर को चुनता है जो हमें वही चोट दे सके जो हमें बचपन में मिली थी, ताकि इस बार हम उस चोट को ठीक कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य से हम उसे ठीक करने के बजाय वही पुराना नाटक फिर से खेलने लगते हैं। एक पत्नी जिसका पिता बचपन में शराब पीकर उसे मारता था, वह बड़ी होकर अनजाने में किसी शराबी इंसान से ही शादी कर लेती है और सोचती है कि मैं अपने प्यार से इसे बदल दूंगी, लेकिन वह बदल नहीं पाती और उसका जीवन नर्क बन जाता है। इसे ही फ्रायड ने रिपीटिशन कंपल्शन या दोहराव की मजबूरी कहा है। हम अपने बचपन के उस दर्दनाक नाटक को बार बार दोहराते हैं जब तक कि हम खुद जागरूक होकर उस चक्र को तोड़ न दें। आगे चलकर लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर बात करते हैं जो है जय हेली का रणनीतिक दृष्टिकोण। हेली कहते हैं कि हर रिश्ते में एक पावर स्ट्रगल यानी सत्ता का संघर्ष चलता रहता है। कौन सही है, कौन गलत है, किसकी बात मानी जाएगी, यह सब सत्ता का खेल है। हेली बताते हैं कि रिश्ते 2 तरह के होते हैं, सम्मित और पूरक। सम्मित रिश्ते में दोनों पार्टनर खुद को बराबर मानते हैं और जब झगड़ा होता है तो कोई झुकने को तैयार नहीं होता, जिससे झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। पूरक रिश्ते में एक व्यक्ति हावी होता है और दूसरा उसके अधीन होता है, जो बाहर से तो शांत लगता है लेकिन अंदर ही अंदर अधीन व्यक्ति के मन में जहर भरता रहता है। हेली का मानना है कि कई बार परिवार के सदस्य बीमार पड़कर या खाना छोड़कर भी सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए एनोरेक्सिया या खाना छोड़ देने की बीमारी सिर्फ एक ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि यह परिवार के खिलाफ बच्चे की एक हड़ताल है। जब किसी बच्चे को परिवार में बोलने का हक नहीं मिलता या माता पिता उस पर बहुत ज्यादा नियंत्रण करते हैं तो बच्चा अपने शरीर को अपना हथियार बना लेता है। वह खाना छोड़ देता है। यह दुनिया और अपने परिवार को यह बताने का तरीका है कि तुम मेरी जिंदगी के बाकी फैसले ले सकते हो, लेकिन मेरे शरीर के अंदर क्या जाएगा यह सिर्फ मैं तय करूंगा। यह एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन शक्तिशाली तरीका है जिससे बच्चा परिवार का ध्यान खींचता है और माता पिता को घुटनों पर ला देता है। ऐसे मामलों में मिलानो थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जहां थेरेपिस्ट परिवार के इस गंदे खेल को उजागर करता है और परिवार को यह समझाता है कि बच्चा अपनी जान जोखिम में डालकर असल में परिवार की शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इन सभी मनोवैज्ञानिक जटिलताओं के बीच एक और चीज है जो हमारे रिश्तों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, और वह है हमारा अटैचमेंट स्टाइल यानी जुड़ाव का तरीका। जॉन बाउल्बी की थ्योरी के अनुसार बचपन में हम अपनी माँ के साथ जैसा जुड़ाव महसूस करते हैं, बड़े होकर हमारे रिश्ते भी वैसे ही बनते हैं। अगर माँ ने बच्चे की जरूरतों को तुरंत और प्यार से पूरा किया है तो बच्चा सुरक्षित महसूस करता है और बड़ा होकर दूसरों पर भरोसा कर पाता है। इसे सिक्योर अटैचमेंट कहते
हैं, लेकिन अगर माँ कभी प्यार करती थी और कभी बिल्कुल इग्नोर कर देती थी तो बच्चा एंजाइटी या चिंता का शिकार हो जाता है। ऐसे लोग बड़े होकर अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा चिपकते हैं। उन्हें हमेशा डर रहता है कि कहीं उनका पार्टनर उन्हें छोड़ न दे, और अगर बचपन में माँ ने बच्चे को बिल्कुल ही नजरअंदाज किया हो या भावनाएं जाहिर करने पर डांटा हो तो बच्चा अवॉइडेंट अटैचमेंट सीख लेता है। ऐसे लोग बड़े होकर दूसरों से दूरी बनाए रखते हैं। वे प्यार तो चाहते हैं लेकिन किसी के करीब आने से बहुत डरते हैं। वे कछुए या साही की तरह अपने ऊपर एक कठोर खोल बना लेते हैं, और जब कोई उनके करीब आने की कोशिश करता है तो वे उसे अपने कांटों से दूर धकेल देते हैं। क्या आपने कभी खुद को या अपने पार्टनर को इस तरह का व्यवहार करते देखा है? अगर हाँ, तो अब आप समझ सकते हैं कि यह सब उनके बचपन के अकेलेपन और डर का नतीजा है, न कि आपसे नफरत का। अब सवाल यह उठता है कि इन सब से बाहर कैसे आएं? हम कैसे अपने इन पीढ़ियों से चले आ रहे घावों को भरें और एक स्वस्थ रिश्ता बनाए? लेखक मिल्टन एरिक्सन का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देते हैं। मिल्टन एरिक्सन कभी भी अपने मरीजों की कमियों को सीधे ठीक करने की कोशिश नहीं करते थे, वे समस्या की दिशा मोड़ देते थे। एक बार उनके पास एक बच्चा आया जिसे बहुत भयंकर अस्थमा था। एरिक्सन ने उस बच्चे से यह नहीं कहा कि तुम ठीक हो जाओगे, बल्कि उन्होंने कहा कि तुम अगले साल थोड़ा कम खांसोगे और जब तुम 20 साल के हो जाओगे तो तुम्हारी खांसी लगभग खत्म हो जाएगी। एरिक्सन ने बच्चे के दिमाग में यह बात डाल दी कि खांसी का कम होना तय है, और चमत्कारिक रूप से उस बच्चे की हालत सुधरने लगी। इसका मतलब यह है कि हमें अपने रिश्तों में भी यही करना है। हमें सामने वाले को या खुद को पूरी तरह से बदलने की जिद नहीं करनी है, बल्कि चीजों को देखने का नजरिया बदलना है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे साथ जो किया वह इसलिए नहीं था कि वे हमसे नफरत करते थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि वे खुद अपने बचपन के घावों से पीड़ित थे। वे खुद अधूरे और टूटे हुए इंसान थे। जब हम उन्हें भगवान या राक्षस की जगह से हटाकर एक आम इंसान की तरह देखते हैं, तब जाकर सच्ची माफी और हीलिंग की शुरुआत होती है। हमें अपने अंदर बैठे उस डरे हुए छोटे बच्चे को खुद गले लगाना होगा और उसे बताना होगा कि अब तुम सुरक्षित हो। जो प्यार तुम्हें बचपन में नहीं मिला वह अब मैं तुम्हें दूंगा। जब हम खुद से यह वादा कर लेते हैं तो हमारे अंदर का वह अधूरापन खत्म होने लगता है, और हम अपने पार्टनर से उन चीजों की भीख मांगना बंद कर देते हैं जो असल में हमें खुद को देनी है। रिश्तों को ठीक करने का कोई जादू नहीं होता। इसके लिए हमें अपने खुद के आचरण को और अपने परिवार के इतिहास को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ता है। एक बार जब हम अपने अवचेतन में चल रहे इस पुराने खेल को समझ जाते हैं तो हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हम उन पुरानी आदतों को छोड़ सकते हैं जो हमें दर्द दे रही थीं, और एक ऐसा रिश्ता बना सकते हैं जो सच में प्यार, सम्मान और समझ पर टिका हो। तो दोस्तों, इस किताब से हमें यह बहुत बड़ी सीख मिलती है कि समस्या कभी भी सिर्फ सामने वाले में नहीं होती। समस्या उस ढांचे में, उस इतिहास में और उस नजरिए में होती है जो हम लेकर आते हैं। अगर हम अपने अंदर झांकने की हिम्मत जुटा लें तो हम किसी भी उलझे हुए रिश्ते को सुलझा सकते हैं और अपनी जिंदगी में वह प्यार और शांति वापस ला सकते हैं जिसके हम सच में हकदार हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस पॉडकास्ट से आपको अपने रिश्तों और खुद को समझने में बहुत मदद मिली होगी, और शायद आपको उन सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे जो आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखें, और हमेशा याद रखें कि बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से ही होती है। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।